तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना दो दोस्तों आरएस मेंस का बैच है, इसमें अपने रसायन विज्ञान कर रहे थे जिसमें एक टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए थे, दो टॉपिक सॉरी। ठीक है। और आज अपने तीसरा टॉपिक करने वाले हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देखो ये आपका सिलेबस है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान जो आपकी टॉपिक है वही चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों, अपने इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं, परमाणविक संरचना, ये दोनों अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने दोस्तों धातु, अधातु और उपधातु के बारे में जानेंगे। ठीक है, जल्दी आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं करेंगे। जितना आपके सिलेबस में लिखा गया है उतना ही करेंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और इसके बाद में अपने क्वेश्चन अलग से जरूर करेंगे। देखो सबसे पहले अपने धातु, अधातु और इन सब की बात करें तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने है ना एक आवर्त सारणी पढ़ते हैं जिसे अपने पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानेंगे अपने। अब जो आवर्त सारणी है ना, ये किस लिए बनाई गई कि एक जगह ही है ना सारे तत्व पृथ्वी पे जितने हैं ना इकट्ठा कर दिए गए कि हाँ यहाँ पे ये वाले ये तत्व है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इनका क्या कि विभाजन कर दिया गया अलग अलग प्रकार से। तो जो आवर्त सारणी है ना, इसमें दोस्तों कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? कुल तत्व की बात करें तो कुल तत्व है ना इसमें आते हैं 118। अब ये 118 यहाँ पे तत्व आने के बाद अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है डाटा, कोई मानव निर्मित जोड़ देते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो धातु है जिसे अपने मेटल बोलते हैं, तो मेटल कितने हैं मेटलिक, तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे 90। इसके अलावा अधातु की बात करें तो अधातु कितने हैं? 22। और उपधातु जिसे अपने मेटलॉइड बोलते हैं ये कितने हैं? 6। अब कई जगह आपको एक सातवां भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। मेन अपने को इस लेक्चर में क्या पढ़ना है दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो अपने धातु के बारे में जानेंगे कि धातु क्या चीज़ होती है, इसके धातु की भौतिक गुण जानेंगे। धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु के भौतिक गुण कि कैसे आपको दोस्तों यहाँ पे पता लगे कि ये धातु है ये अधातु है। अपने को पहचान तो होनी चाहिए ना मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑफ मेटल। अब दोस्तों जब भी अपने बात करते हैं ना मेटल की, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कमरे के ताप पे। देखो जो रूम टेम्परेचर है, कमरे के ताप पर ये क्या होती है? ठोस होती है और अपवाद हर जगह मिलेंगे। तो पहला पॉइंट अपना ये है कि ये क्या होती है? कमरे के ताप पर ठोस होती है धातुएं। धातुएं क्या होती है? धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो धातु होंगी वो क्या होगी? रूम टेम्परेचर पे ठोस होंगी। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है, तो मेन अपवाद वही है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे पे ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो दोस्तों अपवाद है मरकरी। ठीक है, पारा जिसे अपने बोलते हैं, पारा जिसको अपने एच जी से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ऐसी ठोस धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। अब दूसरी चीज यहाँ पे पहचान करनी है आपको धातु की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो धातुएं होती हैं ना वो आघात वर्धनीय होती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी जानेंगे। पहले लिख लो कि धातुएं आघात। अब यह डायरेक्ट आपसे दोस्तों इसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी लिखवा सकता है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है।
अब ये जो टर्म आती है ना दोस्तों, आघात वर्धनीय, इसका क्या अर्थ होता है? इसे दोस्तों अपने इंग्लिश में बात करें ना तो इसे मैलेबल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे गोल्ड ले लिया तो गोल्ड की बहुत आघात वर्धनीयता होती है। अब ये गोल्ड है, अब इसको आप पीट पीट कर है ना पतली चादर में, अब इसको अपना ने क्या बहुत देर तक पीटा, पीट पीट कर ऐसे चौड़ी, यहाँ पे इतनी चौड़ी चादर बन गई, इससे भी ज़्यादा बहुत बड़ी, मतलब कोई भी तत्व है उसको पीट पीट कर अगर अपने उसको चादर फॉर्म में बना लेंगे ना, और कितनी पतली चादर, सबसे ज़्यादा जिसकी चादर सबसे पतली बनेगी और सबसे ज़्यादा बनेगी, तो वो उसमें क्या है कि ये आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, मैलेबल होगी। ये ध्यान रखना, ये आघात वर्धनीयता होती है, मतलब जिसको अपने चादर फॉर्म में बना सकते हैं। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि जो धातुएं हैं ना आपकी तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं। अब ये क्या होता है, धातुएं तन्य, जिसको बोलते हैं अपने डक्टाइल्स। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि मेटल और डक्टाइल्स, आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है मेटल और नॉन मेटल में। धातुएं तन्य होती है, अगर आपने मेटल ढंग से पढ़ ली ना दोस्तों तो नॉन मेटल कुछ नहीं है, इसका अपोजिट ही है, उसको कह दोगे कि नॉन डक्टाइल होती है। अब ये तन्यता क्या होती है, अब अपने जानेंगे जो तन्य है ना ये क्या है। डक्टाइल ये होता है कि जैसे अपनों ने सोना ले लिया, अब उसको पतली तार के रूप में, जैसे ये गोल्ड है 24 कैरेट का, ठीक है, और इसको अपने पूरे एकदम ऐसे पतली, कितने पतली तार के रूप में कितना ज़्यादा इसको खींच सकते हैं, तो ये डक्टिलिटी कहलाती है इसकी, ठीक है। तो जो गोल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा है ना डक्टाइल होती है। अब आप देखोगे ना कभी भी अपने आभूषण वगैरह सोने के पहनते हैं तो वो 24 कैरेट के नहीं बनाए जाते, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसे अपने चादर भी बना सकते हैं, इसे खींच के बहुत ज़्यादा तार लंबा भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी क्या इम्प्योरिटीज़ बनाई मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है, इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है इसको गोल्ड को हार्ड करने के लिए। ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी, अपने को तो ये ध्यान रखनी है कि धातुएं होती है जो मेटल होती है वो तन्य या डक्टाइल होती है, मेटल्स आर डक्टाइल्स, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अपने बात करें, तन्यता की बात होगी, फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे, जो इसके अलावा दोस्तों जैसे बिजली की तार बनाते हैं अपने कॉपर से, अब धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं होंगी, अब कैसे पता चलेगा कि ये धातु हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत की क्या होगी, सुचालक। धातुएं विद्युत और उष्मा दोनों की, विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। तो ये भी अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल, ये पता होनी चाहिए। अब जो दोस्तों जो धातुएं हैं ये सुचालक होती है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सर्वोत्तम जो चालक है विद्युत चालकता किसकी होती है, तो सर्वोत्तम चालक यहाँ पे बेस्ट चालक कौन सा आ जाता है, तो ये आ जाता है चांदी, ठीक है। चांदी सबसे ज्यादा चालकता होती है, लेकिन ये ध्यान रखना कभी भी अपने चांदी को यूज नहीं करते बिजली वगैरह में की जो वायरिंग होती है उसमें अपने कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। जो तांबे है ना इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं, देखो दोस्तों, देखो एक तो ये महंगा तो होता ही होता है, लेकिन एक और कमी है चांदी में, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका जो गलनांक है ये है ना कम होता है, गलनांक क्या होता है इसका, कम होता है। इस कारण है ना अपने चांदी का यूज इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में नहीं करते हैं। महंगी तो होती है ये तो, और इसकी प्रतिरोधक क्षमता है ना वो भी चांदी की बहुत कम होती है। अपने को तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपसे पूछे कि इसके साथ एग्जाम्पल दो कि सर्वोत्तम चालक कौन है, तो चांदी आ जाएगा। इसके अलावा धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है, ये ध्यान रखना, जो धातुएं आपको मिलेगा वो चमकती हुई मिलेगी, धातुओं में चमक होती है, धातुएं चमकदार होती है।
सिक्स्थ यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा धातुएं ध्वनिक होती है, धातुओं में ध्वनि आती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, धातु से धातु भिड़ा दो तो ध्वनिक होती है। ठीक है, ये तो बेसिक सी है। अब धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक है ना, ये उच्च होते हैं। अभी इसमें अपवाद भी आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धातुओं के जो आपको दोस्तों गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वह क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी उबलता है। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है धातुओं का, ये ध्यान रखना है। मतलब इसे बहुत ज़्यादा अपने अगर लगातार टेम्परेचर देंगे तो तब कहाँ जाके ये गलना स्टार्ट करेगी, फिर और टेम्परेचर देंगे तो वो उबलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके हो गए। अब इसमें अपवाद आते हैं दोस्तों दो, जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें अपवाद कौन से हैं, तो इसमें अपवाद एक तो दोस्तों आपका सोडियम आ जाएगा। अब जो सोडियम है ना, इसे अपने आसानी से चाकू से काट भी सकते हैं, लेकिन अभी इसमें गलनांक और क्वथनांक में ध्यान रखना, इनके बहुत कम होते हैं गलनांक और क्वथनांक, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम। ये दो इसमें क्या है, अपवाद आ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसी धातुएं के नाम बताओ जिनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, तो वो सोडियम और पोटेशियम आ जाएंगे। फिर अपने चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 8 पे। आठवां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपका क्या कहता है कि इसके अलावा दोस्तों जो सीजियम और गैलियम है ना, इनके मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसके जो सीजियम है 28 होता है और गैलियम का 30 होता है। मतलब सीजियम और गैलियम ऐसी धातुएं हैं, उनको आप रूम टेम्परेचर पे अपने हाथ पे रखोगे ना तो वो पिघल जाएगी। फिर बात करेंगे धातुएं कठोर होती है। अपनों ने पहले भी पढ़ा था, तो धातुएं क्या होती है, सॉलिड होती है, धातुएं कठोर होती है, कठोर होती है। अब इसमें दोस्तों अपवाद क्या आता है, वही सोडियम और पोटेशियम, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी धातुएं नाम बताओ जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो होती है आपकी सोडियम और पोटेशियम। और दोस्तों जो आपका सोडियम और ये है ना, इसको क्या है कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये भी ध्यान रखना है बात धातुओं के बारे में कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो अब अपने दोस्तों ये दो धातुओं के भौतिक गुण हो गए, तो इनमें ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेन इसमें चीज़ें क्या है, एक तो अघात वर्धनीयता आपको बताना चाहिए क्या होती है। ये ऐसे सब लिखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब बेटर रहेगा। फिर जो डक्टाइल है, अब ये तो सभी को पता है कठोर होती है। अगर आपके पास शब्द कम है तो अघात वर्धनीयता, मेलिएबल, डक्टिलिटी, और इसके अलावा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको अगर आप लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आपको कम शब्दों में आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, एक ये, एक डक्टिलिटी के बारे में, और एक आपके मेलिबिलिटी के बारे में। इन तीनों के बारे में आप लिखोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और अपवाद जरूर बताएं वहाँ पे। फिर बात करते हैं दोस्तों अब अपने अधातुओं की, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, नॉन मेटल। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि कुल अधातुएं कितनी हैं, कुल अधातुएं 22 है। कुल कितनी है, 22। जिसमें से है ना दोस्तों ठोस कितनी, एक चीज खास बात है कि ये है ना कमरे के ताप पर ठोस में भी मिल सकती है आपको, द्रव में भी मिल सकती है, और गैस में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है धातुओं का, इसके बारे में भी लिखेंगे अपने। देखो कुल धातुएं 22 है, जिसमें से ठोस कितनी है, ठोस 10 है, द्रव कितनी है, द्रव यहाँ पे एक है,
एक वो कौन सी है, अब ये एक है ना तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि ऐसी धातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। और धातु हमने कौन सी पढ़ी थी, Hg, पारा। ठीक है, और गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह ये सारी गैसें हैं, ये 11 हैं। तो ये कुल यहाँ पे कितनी है, 22 हो जाएगी नॉन मेटल। अब इसकी लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये कमरे के ताप पर। पहला पॉइंट अपना है कि यह कमरे के ताप पर ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाई जाती है। तीनों में, ठोस, गैस व द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो किसी भी अवस्था में ये पाई जा सकती है, नॉन मेटल की बात करेंगे तो। अब अगर बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, तो ये भंगुर होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये क्या होती है, भंगुर। भंगुर का मतलब ब्रिटलनेस, खिंड जाना एक तरीके से। ठीक है, किसी पे हमने एक वार किया, वो एकदम से टुकड़े टुकड़े हो गया, एकदम खिंड गया, तो वो क्या होगी, ब्रिटलनेस हो जाएगी। ब्रिटलनेस, भंगुर होती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें दोस्तों अपने किसकी, चालकता की। कुचालक होती है ये, क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, लेकिन इसमें अपवाद आ जाएगा एक। ये क्या होती है, कुचालक, विद्युत की कुचालक। विद्युत की कुचालक होती है। अब इसमें भी दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अपवाद आ जाएगा। चालकता में अपवाद क्या आएगा, तो ग्रेफाइड आएगा। ग्रेफाइड यहाँ पे विद्युत का चालक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी धातु बताओ जो विद्युत का की चालक होती है, तो वो ग्रेफाइड आ जाएगा। ठीक है, कठोरता की बात करें तो सॉफ्ट होती है ये क्या होती है, अगर अपने इसकी कठोरता की बात करें तो ये क्या होती है, सॉफ्ट या नरम कह सकते हैं। और इसमें एक अपवाद आता है, वो बहुत बड़ा अपवाद है वैसे तो, हीरा। क्योंकि हीरा सबसे कठोर धातु है पूरे अर्थ में। सबसे कठोर धातु कौन सी है, हीरा, डायमंड। ठीक है, अब इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, हमने वहां पे क्या पढ़े थे, उच्च होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे क्या है कि कम होते हैं। तो धातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, कम होते हैं। दोस्तों अपना यहाँ पे जो सोर्स है ना, वो एनसीईआरटी रहने वाला है। यहाँ पे अपने जो भी कर रहे हैं एनसीईआरटी से कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी दोस्तों एक आपका क्या आ जाता है, अपवाद आ जाता है। कौन सा आता है, सल्फर। सल्फर का गलनांक यहाँ पे क्वथनांक सॉरी 116 डिग्री है। ठीक है, चमक की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी चमक देखने को नहीं मिलेगी। तो जो धातु होते हैं उनमें चमक नहीं होती किसी भी प्रकार की। लेकिन इसमें भी एक अपवाद आ गया, आयोडीन आपको यहाँ पे चमकता हुआ मिलेगा। नमक की बात करें तो आयोडीन यहाँ पे अपवाद आ जाता है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपके किसकी आ जाती है दोस्तों, धातुओं के भौतिक गुण आ जाते हैं। तो इनमें अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट कौन सा आ जाता है अपने जो आपके एग्जाम की, ब्रिटलनेस लिखोगे आप एक तो। ठीक है, एक दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ये वाला, ये 2 पॉइंट तो आपको बहुत लिखने ही लिखने हैं, अगर कम शब्दों में लिखना है तो। ठीक है, इसके अलावा ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट जरूर लिखोगे। ये 3 पॉइंट तो आपको लिख के आने हैं। तो धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमने जान लिया।
अगर अपने दोस्तों इसके और डीप में जाएं तो आप, जो साइंस ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डीप में जा सकते हो। एग्ज़ाम के लिए अगर बात करें तो इतना बहुत रहेगा इंपॉर्टेंट। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मेटलॉइड्स की, जिसकी हमने बात की है उपधातुओं की। ठीक है, उपधातु। अब मेटलॉइड्स आपको पीरियोडिक टेबल में दिख जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये सारे क्या है कि मेटल्स हैं, और इसमें क्या है कि तीन चार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें भी एल्कली मेटल हो गए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेटल होते हैं, इन पे अपने ध्यान नहीं देना। उपधातु क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? उपधातु आपको याद करके जानी है। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी संख्या है ना, तो यहाँ पे आपको छः कई जगह सात में मिल जाएगी। जो उपधातु है इनकी संख्या कितनी होती है, तो मैक्सिमम आपको सिक्स मिलेगी, कई जगह सात में मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो संख्या दिखाई गई है आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिखाई गई है। ठीक है, वो जो पोलोनियम वगैरह कई बार कम में दिखाया जाता है। तो अब आपको छः या सात, कई जगह छः मिल जाएगी और कई जगह सात मिल जाएगी। ये आपको इनके नाम सारे याद रखने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो उपधातुएं होती हैं, तो एक तो उपधातुएं, धातुएं और अधातुएं में अंतर क्या हो गया? अब उपधातु क्या हो जाएगी? अब उपधातु बीच वाली धातु आ जाएगी। उसमें क्या है कि थोड़े थोड़े गुण धातु के भी आ जाएंगे और थोड़े थोड़े अधातुओं के भी गुण आ जाएंगे। कभी तो वो अधातु बन जाएगी, कभी धातु बन जाएगी, तो वो इसको क्या मेटलॉइड्स नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको क्या नाम दे दिया गया? मेटलॉइड्स या उपधातुएं जिसे अपने बोलते हैं। तो इनके नाम याद रखने हैं। एक तो देखो ये तो क्या है, आपका बोरोन है, बोरोन। सिलिकॉन, ये क्या है? सिलिकॉन। ये क्या है आपका? जर्मेनियम, जर्मेनियम। आगे भी लिख दूंगा मैं इनको, जर्मेनियम। ठीक है, ऑर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियर, पोलोनियम। ठीक है, तो ये सारे आपकी क्या है, आपके हो जाएंगी उपधातुएं। और एक इसमें दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाएगी एंटीमनी। ठीक है, एस बी के से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, उपधातु के बारे में, मेटलॉइड्स, उपधातुएं। पहले तो आपको ये सारी की सारी उपधातुओं के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि छः सात ही है ये। ठीक है, पहला नाम आता है दोस्तों यहाँ पे बोरोन का। बोरोन को प्रदर्शित करेंगे बी से। दूसरा नाम आता है बोरोन के बाद दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकन, एस से। तीसरा नाम आता है दोस्तों जर्मेनियम, जर्मेनियम। जर्मेनियम को प्रदर्शित करेंगे अपने जी से। ये जरूर लिखना है इसके साइन। आर्सेनिक चौथा है, आर्सेनिक, एस, ए एस। आर्सेनिक के बाद आ जाता है एंटीमनी, एस बी से, एंटीमनी, जिसे प्रदर्शित करते हैं एस बी से। फिर आ जाता है आपका टेलेरियम, टेलेरियम, टी। फिर आएगा पोलोनियम, टेलेरियम। फिर सेवंथ आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पोलोनियम। ठीक है, तो ये सारी आपकी क्या है, उपधातु हैं। तो इन उपधातुओं का आपको ये पता ही होना चाहिए। मेन तो ये चीज़ें हैं कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपधातुओं में यही है। फिर बात करें दोस्तों इनकी प्रकृति की, चालकता कभी कभी प्रदर्शित कर देगा, कभी नहीं करेगा। चालकता की बात करें तो ये अर्धचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? अर्धचालक के रूप में हमेशा में देखा होगा, जब भी अर्धचालक का नाम होता है अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम का बहुत प्रयोग करते हैं। जब भी अपने बात करें सेमीकंडक्टर की बात आती है, सिलिकॉन जर्मेनियम, इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सेमीकंडक्टर में, जिसे अपने बोलते हैं अर्धचालक। तो ये ध्यान रखना है कि जो उपधातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? अर्धचालक होती हैं, अर्धचालक होती हैं, सेमीकंडक्टर होती हैं। फिर बात करें दोस्तों दूसरा पॉइंट, इनकी कठोरता,
कठोरता क्या हो गई, भंगुर हो गई। ठीक है, ब्रिटलनेस होती है ये भी। तीसरा पॉइंट बात करें, चमकदार होती हैं। देखो जो धातुएं थी वो चमकदार थी और यहाँ पे ये भी चमकदार है, लेकिन जो नॉन मेटल है ना वो चमकदार नहीं होती। अगर बात करें दोस्तों इनका जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं, ये ठोस होती हैं। तो कमरे के ताप पे ठोस होती हैं। एक चीज और ध्यान रखना, धातुओं का दोस्तों घनत्व सर्वाधिक होता है। जो धातुएं होती हैं ये क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है ना क्या होता है, सर्वाधिक। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में जो आपको याद रखनी है। वैसे अगर बात करें तो इसमें अपने और भी अंदर जा सकते हैं। मेन जो आपके एग्जाम की दृष्टि के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा आपको इसके में नहीं पढ़ना। इसके भौतिक थोड़े बहुत आप रासायनिक गुण भी पढ़ सकते हो जो कम है थोड़े। जैसे रासायनिक गुणों में क्या आ जाएगा आपके दोस्तों, धातुएं क्या होती है कि धनायनिक होती है ये। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया वगैरह भी आप करवा सकते हो कि ये जल से अभिक्रिया करने पे क्या देती है क्या नहीं देती, तो ये भी आप बता सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों ही आगे देख लेते हैं इसको एक बार और। देखो अब अपने को ये ध्यान रखना है कि जो मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने सारी देख ली, उसको एक बार और टेबल में देख लेंगे। अब ये क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन, मेटल। जबकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ये क्या है, रिसीव करता है, ये दाता है मेटल। अब यहाँ पे डिस्प्लेस, ये हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम एसिड से। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस अलग करेगा। जैसे यहाँ पे जिंक की अगर अभिक्रिया अपने 2HCl से कराए, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो ZnCl2 प्लस में H2 यहाँ पे क्या बन रही है, गैस बन रही है। तो मतलब हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा ये। और ये डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वो नॉन मेटल हो जाएगा। रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, मतलब ये क्या करेगा दोस्तों, ऑक्साइड उत्पादित करेगा, यहाँ पे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पे ऑक्साइड बना रहा है, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड, और ये क्या बनाएगा, अम्लीय ऑक्साइड। तो ये दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है कि मेटल क्या बनाती है, हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। हो सकता है इसमें अपवाद भी होते हैं बहुत सारे। अब ये अपने को बेसिक आपके एग्जाम के पर्पज से इतना याद रखना है। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अब ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर देगा, जैसे Ca है कैल्शियम हाइड्रोजन से, तो CaS2 बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। जबकि ये अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, मेथेन, एथेन, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गई होगी अच्छे से दोस्तों। मेन ये याद रखना है कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन मेटल, जो रिसीव करता है वो नॉन मेटल हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस कौन अलग कर रहा है, मेटल कर रहा है, नहीं कर रहा वो नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पे क्षारीय ऑक्साइड धातु बनाती है। ठीक है, जबकि अम्लीय ऑक्साइड अधातुएं बनाती है। फिर बात करें दोस्तों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की समरी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी वही सेम, और यहाँ पे अपवाद दिए गए हैं। अब ये समरी किसकी है, मेटल्स की, धातुओं की जो फिजिकल, वही मेलेबिलिटी, बीइंग बिटन टू इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। वही मैंने आपको बताया कि चादरों में सेम वही बात है। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, गुड एग्जाम्पल। अपवाद, जिंक, आर्सेनिक, मरकरी, ये ऐसी धातुएं हैं, इनको आप चादरों में नहीं बदल सकते क्योंकि मरकरी तो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। फिर बात करें डक्टिलिटी दोस्तों सेम वही, गोल्ड वगैरह में गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड सिल्वर, कॉपर आर आल्सो डक्टाइल, ये भी डक्टाइल होते हैं। मैंने आपको बताया था तन्यता के बारे में, जिनको तार के रूप में अपने फॉर्म कर सकते हैं। मरकरी और जिंक इसके अपवाद हो जाएंगे। ये क्या है, अपवाद है, ध्यान रखना चौथी लाइन में सारे। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बताया, लेकिन मरकरी और लेड हीट के कंडक्टर नहीं होते। अपवाद आप याद करके जा सकते हो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टंगस्टन इसमें अपवाद आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करें हार्डनेस की, तो हार्ड होते हैं, लेकिन जो सोडियम मेटल है इसको अपने चाकू से आसानी से काट सकते हैं।
सॉलिडिटी की बात आ जाएगी, वही मरकरी यहाँ पे सॉलिड नहीं रहता। सोरोनिटी मतलब ध्वनि उत्पन्न करने की बात आ जाएगी, तो मरकरी ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। हाई मेल्टिंग पॉइंट में बात करेंगे तो टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनके आ जाएंगे। जबकि सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, कैल्शियम के यहाँ पे मेल्टिंग और ये पॉइंट लो रहेंगे यहाँ पे। ये क्या है, अपवाद हैं, ये फोर्थ पॉइंट वाले क्या है, सारे अपवाद हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसमें भी सेम वही बात है। ये सारी चीज़ें अपने कर चुके हैं, अभी मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। तो सॉलिड मेटल, सारी मेटल यहाँ पे सॉलिड होती है, मरकरी को छोड़ के। वही कॉम्पैक्ट एंड रिजिड शेप, जिनकी शेप वगैरह हमेशा फिक्स रहती है, वो सॉलिड कहलाती है। तो ये सारी इसकी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो। तो इसी के साथ ही दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि हेल्प मिल रही है हमारे से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, ठीक है। और अगर आपको और कोई टॉपिक की जो आर एस मेंस की क्लास चाहिए तो वो भी आप लिखें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।